हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बोर्ड की तैयारी सब ठीक ठाक चल रही होगी। ठीक है ना। कक्षा 10 के अभी तक कुछ चैप्टर्स हमने फाइनल टेस्ट दे दिया है और आज हम जिस चैप्टर को फाइनल टेस्ट देने की शुरुआत करने वाले हैं वो चैप्टर आपको पता है, त्रिभुज, है ना। त्रिभुज काफी ठीक ठाक चैप्टर है और इसको लेकर के बच्चों के दिमाग में थोड़े बहुत कंफ्यूजन्स बने रहते हैं और हमने भी इस चैप्टर को एनसीईआरटी किताब से पूरा डिटेल्ड कराया है। आपको पता भी है बच्चों को, जो बच्चे रेगुलर वीडियोस देखते हैं, और अगर उन्होंने ये चैप्टर नहीं किया है तो फिर भाई उनको करने की जरूरत है ना। और डिटेल्ड जो वीडियो है पूरा, यानी कि इस चैप्टर को एक एक क्वेश्चंस और एक एक बातें जहां हमने की हैं, उस उन सभी वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें आप हर बिंदु पर ढंग से बात कर पाएंगे और अच्छे से उसको समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा चैप्टर त्रिभुज है, इसको हम बोर्ड के लिहाज से कैसे तैयार करें और इसको फाइनल टच कैसे दें, क्या क्या टॉपिक बनते हैं और कौन सा टॉपिक से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और कौन से टॉपिक्स को थोड़ा सा हल्के में लिया जा सकता है, तो वो सब बात करेंगे। आज ये पहला वीडियो है तो कुछ काम आज होगा, 2-3 वीडियो आएंगी इस चैप्टर की, क्योंकि काफ़ी सारा काम है इसके अंदर और जब बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा तो ध्यान देने वाली बात है ही है। ठीक है ना। चलिए, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ये बात करते हैं कि जो हमारा त्रिभुज वाला चैप्टर है ये, ठीक है, इसके अंदर बेटा मुख्यतः हमारे 4 पॉइंट बनते हैं। मुख्यतः 4 पॉइंट बनते हैं। जैसे सबसे पहले जो पॉइंट बनता है, जिस पॉइंट पे क्वेश्चंस आते हैं, वो होता है थेल्स प्रमेय पर आधारित कुछ सवाल होते हैं। थेल्स प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रमेय है आपकी इस किताब में। थेल्स प्रमेय पर आधारित कुछ सवाल आते हैं और इसका दूसरा नाम एक होता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत, कुछ लोग इसको ऐसे भी कहते हैं, आधारभूत, ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता, समानुपातिकता, ठीक है, प्रमेय। तो इसका नाम थेल्स प्रमेय भी होता है। थेल्स एक गणितज्ञ थे जिसके नाम पर इसका थेल्स प्रमेय दिया। सब डिटेल्स कराई हैं, लेकिन हम लोग अब कोशिश ये रहेगी कि आपको वापस प्लेलिस्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़े, कि हम यहीं पे सब बातें कर लें और आपका जितना भी इंपॉर्टेंट पोर्शन इस चैप्टर से बनता है वो सब आपको करा दें। तो यही कोशिश पूरी रहेगी इसके अंदर। जो दूसरा टॉपिक इसके अंदर निकल करके आता है, जिसपे हम क्वेश्चंस करेंगे, जिसके बारे में बात करेंगे, वो है दो त्रिभुजों की समरूपता में बात करेंगे कि दो त्रिभुजों की समरूपता संबंधित सवाल, है ना। दो त्रिभुजों की समरूपता समरूपता पर आधारित कितने सवाल बनते हैं, कि दो त्रिभुजों को समरूप कैसे दिखा सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस है। इसके अंदर हमने कई चीजें पढ़ी थी बेटा, कि मुख्यतः 3 चीजें हमने पढ़ी थी, है ना। और जिन्होंने पढ़ी होगी उनको याद आ जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो इस वीडियो में बने रहें और लास्ट तक जब आप चीजें सामने आएंगी तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसमें सबसे पहला था हमारा ए समरूपता। ठीक है, ये सबसे पहली एक कसौटी ये थी, समरूपता। ये जो होती हैं ए समरूपता, ये कसौटियां हैं, क्राइटेरिया है कि नहीं दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने का। पूरी ढंग से बात की है मैंने इस पर। एक होती है आपकी एस, है ना, समरूपता। ठीक है, आपके पास में समरूपता। और बेटा एक होती है हमारे पास में एस एस, ठीक है ना, एस समरूपता। समरूपता, ये 3 टॉपिक इसके अंदर आते हैं और इनको डिटेल्ड जो है बात करेंगे और इन पर जो क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके का सवाल बनता है, वो भी हम लोग बात करेंगे। संभव हो पाया तो आज ही क्वेश्चन शुरुआत कर देंगे जितने हो पाएंगे, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आज हम लोग उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद में अगर हम ये दूसरा टॉपिक है, तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, वो है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को लेके। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल को लेकर के टॉपिक बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा। और ये जो टॉपिक है इससे भी सवाल बहुत बनते हैं। नंबर लास्ट का जो टॉपिक है हमारा और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पाइथागोरस प्रमेय को लेकर के। पाइथागोरस
ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय को लेकर के, है ना, इस संबंध में। तो ये गिने चुने ये 4 टॉपिक आपके बनते हैं इस टॉपिक के अंदर से, और इन चारों टॉपिक से ही बारी बारी से हम क्वेश्चंस बताएंगे। पहले मैं इस टॉपिक को उठाऊंगा, इस पे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको आपको बताऊंगा, फिर ऐसे ही इन सब टॉपिक्स को कवर करते हुए इस चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस वही होंगे, सारे इंपॉर्टेंट ही होंगे जो आपको बोर्ड में मिलने की संभावना जिनकी ज्यादा है। कोई भी क्वेश्चंस आपको फिजूल में आपका समय व्यर्थ करने के लिए नहीं कराऊंगा, ताकि चीजें तो भाई व्यर्थ का मतलब ये रहा कि अब अगर मैं डिटेल्ड इसको कराऊं तो फिर जो वीडियो पुरानी बनी है उनमें और इनमें अंतर क्या रहेगा। तो इनमें सिर्फ वही बात करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस की जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट आपके पास में इस टॉपिक यानी कि थेल्स प्रमेय आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले प्रश्न करने से पहले हम लोग जो प्रमेय है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको चीजों को समझने में या चीजें पीछे से थोड़ा सा लिंक आपका जुड़ जाए और आपको क्वेश्चंस भारी ना लगे, क्योंकि ये थोड़ा से लीक से हटके सवाल होते हैं। लीक से हटके मतलब आपने संख्यात्मक प्रश्न आसानी से कर पाते हैं, द्विघात समीकरण हल कर पाते हैं, आप दो चर वाला रैखिक समीकरण कर लेते हैं। लेकिन ज्यामिति में आते आते आप लोगों की थोड़ी सी हालत, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूं तो थोड़ा सा अंदाजा मुझे रहता है कि कहाँ किस बच्चे को कितना अनकंफर्टेबल फील होता है, और यहाँ पे हो जाता है। ये सामान्य बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। थोड़ा बहुत आप बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन कंफ्यूज ना हो इसी वजह से थोड़े से पॉइंट्स क्लियर करते हुए चलते हैं, ताकि क्वेश्चंस आप फाइनल टच दे रहे हैं तो फाइनल ही रहे, है ना। तो देखिए क्या कह रहा है प्रमेय हमारे पास में, थेल्स प्रमेय ये कहती है कि यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, एक छूट गया इसमें कि भिन्न भिन्न बिंदु, यहाँ पे एक आएगा आपके पास में बिंदु, है ना, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। आई थिंक कुछ समझ में नहीं आया होगा, और आया होगा तो उनकी आया होगा जिन्होंने थेल्स प्रमेय करके घुसे होंगे इस वीडियो के अंदर, या जिन्होंने पहले की होगी। देखो वो ये कहता है, मैं चित्र से बताता हूं कि अगर कोई मेरे पास त्रिभुज हो, ठीक है, अगर मेरे पास में त्रिभुज है तो वो ये कहता है कि अगर हमारे पास, जैसे इसका नामकरण कर लूं मैं ABC, है ना, अभी समझा रहा हूं सिर्फ, तो अगर हम इस त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर एक लाइन खींचे, इसमें जैसे हम लोग BC के समांतर एक लाइन इस तरीके से खींचते हैं, ये खींच दी मैंने, जो दो भुजाओं को, देखो दो भुजाओं को अन्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, यानी कि हमने क्या किया कि हमारे पास ये लाइन खींची जो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पे कट कर रही। जैसे इस पॉइंट को मैं कह देता हूं D, ये इसको D पे कट कर रही, इस वाले पॉइंट को कह देता हूं मैं E। तो वो ये कहता है कि अगर ये रेखा इसके समांतर है तो जब ये लाइन इस दो रेखाओं को काटेगी तो इनमें भी समान अनुपात रहेगा। मतलब AD बटे DB, यानी कि आपके पास में ये D जो है AB को जिस अनुपात में डिवाइड कर रहा है उसी अनुपात में ये E जो है वो AC को डिवाइड कर रहा है, ये बात है। मतलब AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC। तो दैट्स ऑल अबाउट, इसके अलावा कोई और बात नहीं है। थेल्स प्रमेय के अंदर वो यही कहता है, और जरूरी नहीं है कि हमने नीचे वाली रेखा के समांतर ही आपने एक रेखा खींची हो। ऐसा भी हो सकता है हमने एक त्रिभुज ऐसा लिया है और हमने इसको कह लिया P, इसको कह लिया Q, इसको कह लिया हमने R, और इस बार हमने इस PR के समांतर एक रेखा ये खींच दी जो इसको सपोज कर लो S और T पॉइंट पे कट करती है। तो अगर ये रेखा जो PR है वो समांतर है ST के, जैसे यहां पे था, यहां पे जो DE था वो समांतर थी BC के, ये कंडीशन है थेल्स प्रमेय की, ये कंडीशन है कि अगर ऐसा है तो ऐसा है मेरे भाई। तो इसमें भी अगर हम कह रहे हैं कि ये भुजा और ये भुजा समांतर है तो सीधी बात है कि इनका अनुपात भी बराबर होगा। ये भी कह सकते हैं कि PS बटे SQ बराबर होगा RT बटे TQ के, यानी कि ये बटे ये। समझ आ रही बात कि S जो दो हिस्से बना रहा है इस लाइन के, ये वाला हिस्सा बटे ये वाला हिस्सा
बराबर होगा टी, जो इस लाइन के दो हिस्से बना रहा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। थोड़ा सा आपको तेज स्पीड लग सकती है क्योंकि ये चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूं, पूरी डिटेल से पढ़ा चुका हूं, तो मुझे लगता है कि बोर्ड की तैयारी के लिए थोड़ा सा स्पीड पकड़ने की जरूरत है और उन चीजों को अवॉइड करने की जरूरत है जिन चीजों में हम लोग हमें लगता है कि समय खराब होगा। तो चलिए, तो ये थेल्सपर्म है, मतलब थेल्सपर्म में कहती क्या है, अमूमन हम लोग एक बात, छोटी सी बात अपने दिमाग में बैठा लें कि कहती क्या है थेल्सपर्म में। थेल्सपर्म में आपको ये कहती है कि यदि, देखो एक छोटा स्टेटमेंट बनाते हैं, यदि त्रिभुज एबीसी की बात कर लेते हैं, त्रिभुज एबीसी में इस वाले में जो हमारे सामने चित्र है, डीई अगर समांतर हो बीसी के, ये सब नोटेशन जानते हैं ना, ये निशान समांतर होने का है, और समांतर रेखाएं आपको पता है ऐसी दो रेखाएं जो कभी आपस में मिलती नहीं है, उनके बीच का अंतर हमेशा समान रहता है मेरे भाई। अगर डीई समांतर है बीसी के तो बेटे दिस इंप्लाइज, मतलब इस रिजल्ट से हमें यह मिलता है कि एडी बटे डीबी बराबर होगा एई बटे ईसी के। ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि अगर ऐसा है तो ऐसा है, यही हमारी थेल्सपर्म में कहती है। अगर इसको मैं गोला बना दूं तो ये पूरा स्टेटमेंट सिर्फ ये कहता है जो मैंने इस गोले में बनाया है। बात समझ में आ रही है? और इसका प्रूफ भी हमने करवाया है, इसका प्रूफ मैं अभी भी कराऊंगा, मैं जानबूझ के कराऊंगा, थोड़ा सा आपसे लिंक जोड़ने के लिए, थोड़ा जुड़ाव पैदा हो, पर मैं कैसे हल होती हैं और कैसे प्रूफ किया जाता है, थोड़ी चीजें आपकी क्लियर होंगी। तो चलिए पहले इसको प्रूफ करते हैं, उसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स बात करेंगे, है ना। ये तो थेल्सपर्म में है ना, इसका विलोम भी फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते इसमें। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हमने आपको पहले भी बताया था क्या करना है, किस तरीके से प्रूव करना है, कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं दो हिस्से बना रहा हूं ताकि स्पेस इस्तेमाल में आ जाए। सपोज कर लो मेरे पास एक त्रिभुज है इस तरीके से, पहला स्टेप दे रहा हूं मैं, त्रिभुज को थोड़ा इधर बनाते हैं ताकि चीजें लिखी भी जा सके, है ना आपके पास में। सपोज कर लो ये त्रिभुज है मेरे पास में यहां पर इस तरीके से, और इस त्रिभुज का नाम है एबीसी, ये हमें दिया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, क्या लिखते हैं, दिया। कोई भी प्रमेय प्रूव करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, बहुत अच्छे से बात करी हुई मैंने इस बारे में। त्रिभुज एबीसी हमें दिया है, त्रिभुज एबीसी है ना, एबीसी में हमें कहा गया है कि बीसी के समांतर एक रेखा हमने खींची डीई, ये खींची हमने डी कोमा ई, सॉरी डी और ई। त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, ये हमें दिया गया है कि ये समांतर, क्योंकि दिया का मतलब खुद ही देख लो ना, यदि त्रिभुज के समांतर ये दे दिया ना, प्रूफ तो हमें बाद वाला करना है, अनुपात वाला, ठीक है ना। तो ये हमें दिया है त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के, ठीक है। अब मेरे को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है व्हाट, हमें ये भी पता होना चाहिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, क्या करना है कि जो एडी बटे डीबी होगा, दिस, ये पोर्शन इस पॉइंट से और ये वाला पोर्शन डीबी बराबर होगा एई और बटा ईसी से, बटे ईसी के। बहुत आराम से, बहुत समय दे करके ही आपको काम करना है। देखिए मैं बताऊं, कई बार जब आपकी परीक्षा थोड़ी करीब आती है तो दिमाग में थोड़ा हड़बड़ाहट होती है, मैं थोड़ा समय लूंगा बताने के लिए। और उस हड़बड़ाहट में हम सबसे बड़ी क्या गलती करते हैं, जिन चीजों पे हमें समय देना होता है थोड़ा सा करना, भाई उन चीजों को आप तभी तो बेहतर कर पाओगे पेपर में जाके जब उनको आप घर पे बैठ के ढंग से करोगे, ठीक है ना। अगर भागा दौड़ी में चीजें करोगे तो फिर चीजें अच्छी नहीं हो पाएंगी। तो ये वही चीजें हैं जिनमें अगर इस पर मैं आपको अगर 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा देना भी पड़ जाए बैठ के तो कोई टेंशन नहीं है। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपके आगे आने वाले सवालों में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रास्ते खोल देती है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से समझना है चीजों को, ठीक है। समय दे करके दिन 24 घंटों में से 1 घंटा निकाल लो, आज थेल्सपर्म का है और थेल्सपर्म का 1 घंटा निकाल लिया तो फिर आपका ये पूरा चैप्टर आपकी पकड़ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे हमें सिद्ध ये करना है, अब सिद्ध करने से पहले हमें प्रमेय के अंदर कुछ एडजस्टमेंट भी करनी होती है और हमें सबसे पहले एक रचना करनी पड़ेगी, तब इसको हम प्रूव कर पाएंगे। और रचना क्या करते हैं, रचना हम करते हैं कि मैं कर रहा हूं कि बी को ई से मिला रहा हूं, बी को ई से मिला रहा हूं, बी को ई से मिला रहा हूं। ये क्यों कर रहा हूं,
क्योंकि मुझे रिजल्ट प्रूव करना है, ये वाला हल्का हल्का डॉटेड मिलाना था मुझे, और फिर डी को मैं सी से मिला रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कि बी ई तथा डी ई डी सी को मिलाओ, मिलाया, ठीक है, मिला लिया। और एक चीज और करनी है मुझे एक काम करना है कि मैं इस डी से एक लंब में इस रेखा इसी पे खींचूंगा, मैं ऐसे एक लाइन ये बना दूंगा, एक लंब। ये क्यों किया जा रहा है, अभी सारा खुल जाएगा। और इसी तरीके से इस ई से एक लंब में इधर बना दूंगा यहाँ पे, ठीक है। आपके पास में इस पॉइंट को सपोज कह लो एल, इसको कह लो आप एम, ठीक है। ये 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं हमारी इन भुजाओं के ऊपर, ठीक भाई। क्या आपको चित्र छोटा नजर आ रहा, क्या नहीं आ रहा होगा? आप सामने अपनी किताबें रख लें तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने एक चीज और करी है कि जो डी एल है, जो डी एम है, लंब बनाया है किस पर, एसी पर, एसी, और कोमा जो ई एल है हमारा, ई एल है, ई एल वो लंब बनाया है हमने किस पर, ए बी पर, है ना, खींचा, ये हमने किया है। बात समझ में आ रही है? ये नोटेशंस तो याद होंगी ना, कि देखो जैसे हमने ये समांतर का निशान है, ये लंब होने का निशान होता है, ये सर्वांग क्षमता का निशान होता है, सब आगे धीरे धीरे आएंगे, मैं बताता चलूंगा। तो हमने सिर्फ ज्यादा लैंग्वेज ना लिख करके कि डीएम हमने एसी पर लंब बनाया, ऐसे नोटेशन बना करके हमने लिख दिया है। इतना क्लियर है? मेरे को प्रूव करना ये है, इस प्रूव करने के लिए ये ड्रामा करना मुझे पड़ रहा है। पर मैं ये किसी वैज्ञानिक ने, सॉरी किसी गणितज्ञ ने बनाई थी, तो उसके स्टेटमेंट को, उसके प्रूव करने के तरीकों हम लोग नहीं बदल सकते हैं। सवाल कोई होता है उसको अपने तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन अगर किसी की कोई प्रमेय है, थ्योरम है, जो किसी गणितज्ञ ने, किसी पुराने व्यक्ति ने, बेचारे ने मेहनत करके बनाई है, तो उसको उसी तरीके से प्रूफ हम लोग करेंगे जैसे उसने किया था, और वही तरीका हम लोग कर रहे हैं। समझना है बस। इतना करने के बाद में फिर हम लोग प्रूफ उत्पत्ति करते हैं, यानी कि प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं? उपपत्ति करते हैं। उत्पत्ति का मतलब है अब हम लोग प्रूफ पे शुरू कर देते हैं। उत्पत्ति लिखा कैसे जाता है यार, हिंदी में थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता है। चलो कोई बात नहीं, किताबें तो हमारे पास हैं ही। उपपत्ति करते हैं, ठीक है, उपपत्ति, ठीक। अब उपपत्ति में हम लोग कैसे करेंगे, देखो बड़ा सिंपल है, एक बार मैं करूंगा फिर दोबारा रिपीट करूंगा, समझ में आ जाएगा। कि देखो सबसे पहले मैं निकालता हूं एरिया। ए आर का मतलब होगा क्षेत्रफल। ए आर का समझना है, ए आर का मतलब होता है क्षेत्रफल। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऊपर वाले का मुंडी जो इसकी है, ए डी ई, ट्रायंगल ए डी और ई बराबर होगा किसके, त्रिभुज का। अगर कोई भी त्रिभुज होता है, हम उसके त्रिभुज का क्षेत्र पे कैसे निकालते हैं? अगर उसका आधार ए है, ऊंचाई एच है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो हम निकालते हैं 1/2 आधार, है ना, आधार गुणे ऊंचाई से निकालते हैं ना बेटा, हाँ इससे निकालते हैं। तो मैं ए डी ई का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, तो आ जाएगा 1/2 आधार कितना है ए डी ई का, ए डी ई। अब देखो, अब यही समझना है चीजों को लेके, इसी को समझाना है, बाकी सब और कुछ नहीं करना है। मैं इस ए डी ई को यहां निकाल ले रहा हूं ऊपर इसका अलग से, ए डी और ई, ठीक है बेटा। और ए डी ई में हमने एक लाइन बनाई है डीएम, ये डीएम बनाया, ये 90 डिग्री है ना आपके पास में। अगर मैं यहां खड़े होकर देख लूं, है ना, यहां खड़े होकर देख लूं, और मैं कहूं गुरुजी इसका आधार तो ए ई है, आधार कितना है, ए ई है, ऊंचाई क्या बनेगी इसकी, डीएम बनेगी, ऊंचाई बनेगी डीएम। तो 1/2 आधार हो गया ए ई, ठीक है आपके पास में ए ई। या रुको, इस तरीके से ना करो, क्योंकि ए ई को हम बाद में करेंगे। ए ई को आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, यहां मत खड़े हो जाओ भाई, ऐसे करें पहले। ये वाला हमने ये लाइन भी तो बनाई है ना, डी ई एल, ये भी तो बनाई है ना, देखो ये ई एल बनी है, यानी कि 90 डिग्री का कोण है ई एल, है ना। तो 1/2 आधार, फिर इधर से खड़े होके देखो आप, है ना, इधर से खड़े होके, तो ये तो आधार है ए डी, और ऊंचाई कितनी बनेगी इसकी, ई एल बनेगी। क्या बनेगी, एल ई या ई एल, बात एक ही है, ई एल लिख लो, चलो उसमें क्या आफत आ गई, क्योंकि ऊपर ई एल इस्तेमाल किया था ना, तो ई एल कर लो। इतना करने के बाद छोड़ दो, ठीक है। अब इसी हिस्से में एक त्रिभुज और बन रहा है हमारा, और वो त्रिभुज बन रहा है डी बी ई। ध्यान से देखिए, डी बी ई,
इसी का भाई जो नीचे की तरफ बना हुआ है ना ये ऐसे वाला, अगर मैं इस पॉइंट को बी कह दूं, वैसे तो टोटल कंप्लीट तो ये ऐसा बनेगा ना त्रिभुज जो मैंने अभी चित्र बनाया है आपके सामने, इसमें ये रचना ये भी कर रखी है, लेकिन हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की। तो मेरे भाई अगर मैं एरिया निकाल लूं, यहां से दिख जाएगा, देखो कैमरे में आ रहा नहीं आ रहा, ताकि देखो जरा, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एरिया निकाल लूं अब इस नीचे वाले त्रिभुज का, डीबीई का, त्रिभुज डीबीई का, तो वो होगा 1/2 आधार। अब मेरे भाई आधार इधर से ही देख रहा हूं मैं, तो आधार तो ये बनेगा ना इस बार इसका, किस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इस वाले की, जिसमें मैं ये ड्रामा करके दिखा रहा हूं, ये वाला जिसमें चौक घिस दी मैंने पूरी, ये इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इधर खड़ा होकर देखूंगा तो इसका आधार आ जाएगा डीबी, डी बी, ठीक है। लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी होगी, आप देखा जाए ऊंचाई तो इतनी ही होगी ना इसकी, ईएल, भाई ऊंचाई तो ईएल ही होगी। कहोगे कैसे होगी ऊंचाई, मैं बताता हूं। ये त्रिभुज कई बार आपने त्रिभुज देखा होगा, अधिक कोण त्रिभुज कुछ होते हैं, जैसे मान लीजिए त्रिभुज ये ऐसा हो गया, एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है, समझ रहे हो। अब इस त्रिभुज की अगर ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई के लिए इसके आधार को थोड़ा बाहर बढ़ाओ और ऊपर से, ऊपर वाले से इस वाले शीर्ष पे लंब डालो, तो ये उसकी ऊंचाई नहीं बनेगी क्या, जरूरी थोड़ा ही कि ऊंचाई बीच में ही बनेगी, बीच में बनेगी नहीं है, क्योंकि ऊंचाई जो होती है वो आधार पर 90 डिग्री कोण बनाती है, और आधार क्या है, वो डीबी है, डीबी को थोड़ा सा पीछे बढ़ाया जाए तो ये आपका पीछे तक जाएगा, तो ये ईएल ही इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो यानी कि ये ईएल आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो। अब मेरे भाई इसको मैं रफ कर रहा हूं ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ूं, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, यानी कि क्या निकाल लूं मैं, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई मींस दिस वन बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई दैट इज इक्वल टू 1/2, ऊपर लिखो 1/2 गुणे एडी गुणे ईएल, है ना, और 1/2 गुणे डीबी गुणे ईएल, ठीक है आपके पास में। अब काटो, ये कट गया इससे और ये कट गया इससे, तो बचा क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, है ना आपके पास में, बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई शुड बी इक्वल होना चाहिए किसके, एडी बटे डीबी के। अब देखो थोड़ी खुशबू आपको आ रही होगी, हमारा प्रूफ होने वाला है, ये तो प्रूफ करना था और इस प्रूफ का एक हिस्सा हमने बना लिया है, एडी बटे डीबी, ठीक है। अब जो काम हमने इस त्रिभुज के, ये त्रिभुज जो था मेरे पास में, ये वाला त्रिभुज, ये तो था त्रिभुज कि जिसमें हम इसको ए कह रहे थे, इसको बी कह रहे थे, इसको सी कह रहे थे, ये हमारा डीई था, ये हमारा डीई था, कि हमने अभी जो काम किया है किसमें किया है, इस वाले त्रिभुज के अंदर और इस वाले त्रिभुज के अंदर, तो हमने ये वाला हिस्सा निकाल लिया है। अब देखो मेरे भाई, अब देखो मेरे भाई, अब इस लाइन की बात नहीं करते, अब एक लाइन ऐसी भी तो खिंची हुई है इसमें, देखो नहीं खिंची हुई है क्या, डीसी खिंची हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के बारे में बात करते हैं और ऐसा ही एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई बराबर किसके होगा, अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि इस बार मैं खड़ा होकर कहां देखूंगा, इस तरफ खड़ा होकर देखूंगा मैं, और इस वाले त्रिभुज के अंदर हमने एक लाइन बनाई है, ये डीएम बनाया है हमने, ये क्या बनाया है, डीएम, ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो इस बार ऊंचाई क्या ले लेंगे इसकी, आधार तो क्या ले लेंगे, एई। अगर मैं इस तरफ खड़ा रहूंगा तो जो त्रिभुज एडीई है ये वाला, इसकी जो आधार है वो एई बनेगा और ऊंचाई बनेगी इसकी डीएम, ये एम है, तो यानी कि 1/2 आधार आ गया आपका एई इंटू और ये आ गया डीएम। बात समझ रहे हो। फिर ऐसे ही अगर मैं एरिया निकालूं इस हिस्से के दूसरे त्रिभुज यानी कि इस वाले का, किसका, डीई सी या सीईडी बराबर 1/2 सीईडी, है ना, सीईडी आपके पास में सीईडी आपके पास में कितना हो जाएगा, सीईडी कह लो, देखो सीईडी, या हमने इसमें क्या कहा था, इसमें हमने कहा था डीबीई, तो कोई नहीं, इसे कह लो सीईडी, ठीक है यार, काहे परेशान हो रहे हैं इतना,
सही लिख रहे हैं, ओके। तब क्या होगा, अब यहीं से खड़े होकर देख रहे हैं, इसका आधार क्या बनेगा, ये बनेगा ईसी, क्या बनेगा, ईसी गुण है। और वही कंडीशन जो अभी मैंने समझाई थी, इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई भी आपकी डीएम ही बनेगी, डीएम ही बनेगी। अब जब इन दोनों, इसको समीकरण 1 बना के छोड़ दें अभी, जब इन दो कंडीशंस को लेके आएंगे, हम इनको डिवाइड करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है ना, और बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, ट्राइंगल CED। जरा चौक ढंग की ले लो, मजे मजे में चौक भी मैं इस्तेमाल अच्छी नहीं कर रहा। लो भाई, तो बराबर किसके हो जाएगा मेरे भाई, 1/2 से 1/2 कटेगा, कट के दिखाना चाहो कट के दिखा दो। तो ये इससे डीएम से डीएम तो आ जाएगा AE बटे EC। अरे वाह, ये इक्वेशन बन गई सेकंड। देखो ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, तभी तो हमारा प्रूफ हो पाएगा। चेक कर लो, चेक कर लो भाई, ये चीजें दोनों बराबर होनी चाहिए तभी हमारा प्रूफ हो जाएगा। अगर इसको बराबर करना है तो इनके बाएं पक्ष को, यानी कि ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होना चाहिए। और चेक कर लेते हैं क्या बराबर नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ऊपर वाला हिस्सा बराबर, लेकिन नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, एरिया ऑफ ट्राइंगल CED अलग अलग है। लेकिन इसका भी तोड़ हमारे पास है। इसका क्या तोड़ है मैं बताता हूं, मैं भी बताता हूं। देखो, अगर कभी दो समांतर रेखाएं हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक त्रिभुज में ऐसे बना दे रहा हूं ऐसे करके, अगर इसका क्षेत्रफल निकालूं या फिर कोई दूसरा त्रिभुज बनाऊं इन दो समांतर रेखाओं के बीच में ही, सपोज करो ऐसे करके बना दे रहा हूं, तो मेरे भाई ध्यान रखना है कि अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में बनने वाले दो त्रिभुजों का आधार एक ही हो, मतलब आधार देखो दोनों का आधार ये है ना, आपके पास में ये है ना, तो ऐसे त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं। क्यों, फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 आधार है ना, और गुणे ऊंचाई है ना। तो जब दोनों त्रिभुजों के आधार तो समान है, ये चीज तो समान है भाई, जब दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है तो उनकी ऊंचाइयां भी तो बराबर होंगी, है ना। समांतर अगर रेखाएं हैं तो यानी कहीं भी आप ऊंचाई निकालोगे, इनकी ऊंचाई कहीं भी निकालोगे तो सब सेम आएगी आपके पास में। तो याद रखना है, याद रखना है, तो यहां पर रखना है चूंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो DCED है वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इस वाले के DBE, क्योंकि देखो DBE ये वाला और E और आपके पास में EDC ये वाला, ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में नहीं बने हुए क्या। समांतर रेखा कौन सी, BC और CE के बीच में बने हुए हैं, और इनके आधार भी समान है। देखो आधार, अगर ये आधार मान लिया जाए इनका BDE तो आधार भी समान है, तो इनका क्षेत्रफल बराबर होंगे ही होंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE है ना आपके पास में। वैसे ये प्रमेय मैंने बहुत डिटेल से करा रखी है, अगर यहाँ पे थोड़ी समझने में समस्या है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां क्लिक करके देख लेना, वहां अगर बेहतर समझाया होगा तो उसका चुनाव कर लेना, उसमें से देख लेना भाई, लेकिन देखना जरूर, छोड़ना नहीं है। तो अगर मैं CED की जगह इस वाली समीकरण 2 में, समीकरण 2 से अगर हम बात करें, क्या जाएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे, मैं इस CED की जगह लिख रहा हूं एरिया ऑफ DBE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE बराबर होगा आपके पास में AE बटे EC, और इसको कह लो समीकरण 3। अब चेक कर लो, अब जरा संबंध स्थापित करो मेरे भाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 में। इक्वेशन 1 एंड 3 क्या कहती है उसको समझो, थोड़ी सी जगह बाकी है, मैं इसी में करूंगा भाई, मेरे पास और जगह नहीं है। समीकरण अगर हम लोग देखें 1 तथा समीकरण हम लोग देखें 3 में, दोनों के बाएं पक्ष लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं। चेक कर लो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, इट मींस उनके राइट हैंड साइड यानी कि दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो हम कह देंगे कि AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC की। प्रैक्टिस कर लेना भैया,
मन लगा के 3 बार प्रमेय को करके देख लेना, 5 बार करके देख लो या 3 बार में ही समझ में आ जाएगी। आप अगर हल करोगे आसानी से समझ में आ जाएगी ये प्रमेय। तो रिजल्ट ये रहा, हमने इसको प्रूव कर दिया। और अभी थोड़ा सा मैं इसको जरा और अच्छे से बताता हूँ ताकि क्वेश्चंस में आपको मजा आए करने में। ठीक है, इतना हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें ताकि मैं इस चीज को आगे और अच्छे से बता पाऊं। ठीक है, चलिए अब जो रिजल्ट है, फाइनली मैंने किया क्या है, ये तो मैंने प्रूव किया। फाइनली मैंने किया क्या है उसको देखो जरा। फाइनली मैंने किया क्या है, क्या कहता है। अब हम पॉइंट बनाते हैं, देखिए जो क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल होगा वो ये होगा, वो होगा थेल्स प्रमेय। वो ये कहता है, मैं डायग्राम से देखो, डायग्राम से ही बात करते हैं कि अगर मेरे पास में दिस इज ये कोई त्रिभुज है ए बी और सी, इसमें कोई एक लाइन बनाई डी और ई, जो इसको यानी कि जो डी ई है वो समांतर है बी सी के। तो ध्यान दे, थेल्स प्रमेय ये कहता है कि अगर डी ई समांतर है बी सी के तो भाई साहब दिस इंप्लाइज, यहाँ पे एक शब्द लिखना चाहिए था मुझे, दोबारा लिखूंगा यार, अच्छे से लिखना है, क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है तो दोबारा लिखूंगा कि यदि ये चीजें नोट करने वाली हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना, कि यदि कि जो डीई है वो समांतर हो बीसी के तो हमें थेल्स प्रमेय ये कहती है, इंप्लाइज का निशान होता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा है। आगे देखो, समझ में आई बात, बराबर के निशान में और ये इंप्लाइज का आगे देखने वाले निशान में अंतर होता है। ये चीज इसके बराबर नहीं होती है। ये कहता है कि अगर ऐसा है तो आगे देखो ऐसा हो भी होगा। क्या कि अगर डीई समांतर है बीसी के तो ध्यान रखना है कि एडी बटे डीबी बराबर होगा एई बटे ईसी के। ये कहती है थेल्स प्रमेय। दैट्स द पॉइंट नंबर 1। अब दूसरा पॉइंट है जो कि जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम के नाम से भी जानते हैं, और वो है कि अगर ऐसा हो, यदि इसका उल्टा यदि कि एडी बटे अगर डीबी हो बराबर किसके, एई बटे ईसी के, तो बिल्कुल आंख बंद करके मान लो कि फिर डीई जो है वो समांतर होगी बीसी के। मतलब दोनों रिजल्ट एक दूसरे के पूरक हैं, उल्टे हैं। कहने की बात यह है कि अगर ऐसा है तो ऐसा है, और दूसरी बात ये कही जाती है कि अगर ऐसा है तो ऐसा भी है। इसको कहते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। इसको कहते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम। तो ये याद रखने वाली बात है। ठीक है मेरे भाई, एक तीसरा रिजल्ट और याद रखो जो कि क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लाते हैं हम लोग। और वो तीसरा रिजल्ट क्या है, वो ये है कि यदि कि डीई समांतर होगी बीसी के, वही बात जो लिखी है, दिस इंप्लाइज एक कंडीशन और बनेगी कि एडी बटे एबी बराबर होगा एई बटे एसी। भाई देखो, सदमे में मत आना। देखो सुनो कि एडी बटे एबी यानी कि इस बार क्या लेना है, ये भुजा बटे ये पूरी भुजा, फिर ये भुजा बटे ये पूरी भुजा। समझ में आ रही बात। आप कहोगे सर ये कैसे प्रूव करवाओ, प्रूफ नहीं कराऊंगा, किसी भी कीमत पे नहीं कराने का। पहली बात तो ये, क्योंकि मुझे कहीं नहीं लगा ये अब तक जितने बोर्ड की परीक्षा हुई है कहीं पूछा गया हो, सिर्फ इसका इस्तेमाल पूछा गया है। और अगर आपकी इच्छा है जानने की सर ये कैसे हुआ है, तो फिर मैंने फिर वही बात कहूंगा, एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने सारा चैप्टर करवाया है, वहां पे मैंने ये सब पॉइंट्स प्रूव करवाए हैं। अगर मैं यहां भी प्रूव करने लगूंगा फिर क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, फिर तो वही बात होगी कि जो हमने पहले किया वही दोबारा वीडियो दो बार अपलोड करने का क्या मतलब रह गया, फिर उसी से कर लो काम, बात खत्म। तो ये रिजल्ट भी ध्यान रखना, इन 3 रिजल्ट को अच्छे से बिल्कुल अभी, यानी कि जो फर्स्ट टॉपिक है थेल्स प्रमेय वाला, ये पहला जो टॉपिक है, इस पर जितने सवाल होंगे वो इन 3 पॉइंट से बाहर नहीं जाएंगे। इन तीनों पॉइंट्स को याद रखना है आपको। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फटाफट अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और अच्छा सा फील इसमें आने लगे आपके पास में। चलो बच्चों, अब आपके सामने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, और दीज 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक विच वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, है ना, जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो
कैसे करने हैं वही कॉन्सेप्ट लगाने हैं, और वही हमने बात बताई थी थेल्स प्रमेय में क्या था कि चलिए यहाँ लिख लेते हैं, उनका यूज करेंगे कि अगर मेरे पास में ये त्रिभुज मेरे पास में है ABC, है ना, और BC के समांतर कोई लाइन बना दी जाए DE, है ना, तो वो ये कहता है कि यदि, फर्स्ट पॉइंट ये बताया था कि यदि कि आपका DE समांतर हो जाता है BC के, तो थेल्स भाई कहते हैं कि AD, दिस इंप्लाइज AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के, है ना, या ये भी कह सकते हैं यदि ऐसा है तब ये भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमने पॉइंट बताया था कि उल्टा होगा इसका, कि यदि AD बटे DB बराबर हो जाए AE बटे EC के, तब ये बात बताई गई थी मेरे भाई कि जो ये साइड, ये जो लाइन है DE वो समांतर हो जाएगी, DE समांतर हो जाएगी BC के, यानी कि व्युत्क्रम है। तीसरा पॉइंट यूज किया करेंगे जो क्वेश्चंस के अंदर, वो ये है, जौन सा भी इस्तेमाल में आएगा वो कर लेंगे कि यदि DE समांतर रहे BC के, है ना, दिस इंप्लाइज, या फिर ये कह सकते हैं कि तब एक कंडीशन और बनती है कि AD बटे AB बराबर होगा AE बटे EC। अब देखो तीनों पॉइंट सामने है हमारे, इन तीनों पॉइंट से सवाल सॉल्व करते हैं। देखो ये कहा गया एक त्रिभुज, अच्छा एक लाइन छूट गई शायद, हाँ ये कह रहा है सिद्ध करो, इसमें आएगा सिद्ध करो कि एक त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये सिद्ध करना है। चलिए हल करते हैं सवाल, बड़ा आसान सवाल है। मान के चलो कि एक त्रिभुज है आपके पास में, और एक त्रिभुज हमने मान लिया ABC, है ना, ABC। वो कह रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मान ले इसका मध्य बिंदु हमने यहां कह दिया ये D पॉइंट कोई है, मध्य बिंदु है। इस वाली जो साइड AC है इसका मध्य बिंदु हमने कह दिया E है। वही तो कह रहा वो कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, तो दो भुजाएं कौन कौन सी, AB का मध्य बिंदु D और AE का मध्य बिंदु, सॉरी AC का मध्य बिंदु E को मिलाने वाली रेखा मिला दी, हमें सिद्ध करना है कि ये इसके समांतर है। ठीक है, कैसे सिद्ध होगी, ये है तीसरी कंडीशन, इससे सिद्ध होगी, इससे। अगर ये चीज हो जाती है तब ये हो जाएगी, हमें सिद्ध करना है, या पहले दिया है लिख लो ना, दिया है व्हाट, क्या दिया है हमें, AD बराबर दिया है DB के, तथा क्यों दिया है, क्योंकि AD और DB बराबर होंगे ना, क्योंकि ये मध्य बिंदु है ना, जितना हिस्सा ये उतना ये हो जाएगा, तथा AE जो है वो बराबर दिया गया है, AE बराबर दिया गया है EC के, है ना, और मेरे को क्या करना है, सिद्ध करना है, कोई रचना नहीं करनी, बड़ा आसान सवाल है, सिद्ध करना है। व्हाट वी वांट टू प्रूव, क्या प्रूव करना चाहते हैं हमें प्रूव करना है कि जो DE लाइन है ना, ये वाली लाइन वो समांतर होगी BC के। अब देखो, अब मैं हल कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, हल। चूंकि हमें पता है कि AD बराबर है DB के, क्यों कारण लिखो, दिया है, देखो दिया है ना, दिया ऊपर। अगर मैं इसीलिए कर लूं, अगर मैं AD बटे DB कर लूं तो बराबर किसके आ जाएगा, एक के नहीं आएगा क्या, अगर मैं इसके बटे में ले आऊं इसको, दिक्कत है ही नहीं। ओके, अब हम करते हैं इसी तरीके से, ऐसे ही इस वाले को, चूंकि हमें पता है कि जो AE है मेरे भाई वो बराबर है EC के, तो इसीलिए हम एक बात कर सकते हैं कि AE बटे EC बराबर होगा 1 के। अब देखो हो गया काम, AD बटे DB भी 1 के बराबर है, AE बटे EC भी 1 के बराबर है, या इसको पहली समीकरण कह लो, इसको दूसरी कह लो, और यहाँ पे थोड़ी सी जगह इस्तेमाल में ले आएंगे हम लोग, है ना, उसको रफ कर दे, उधर कर लेंगे चाहे तो, खोल के नहीं यही कर लो। समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या बात बनी कि जो AD है बटे जो DB है, इन दोनों समीकरणों की राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड भी तो बराबर होंगी, तो बराबर हो जाएगा AE बटे EC। अब चेक कर लो दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि अगर AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के, तो ये DE समांतर होगी BC की, यही तो बताई थी। इसका मतलब तब
जो हमारा DE होगा वो समांतर हो जाएगा BC के, और कारण बता दो, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। प्रूफ हो गया सवाल। फटाफट स्क्रीनशॉट मारो ताकि मैं दूसरा सवाल हल कर पाऊं। ठीक है, चलिए हो गया। मैं रफ कर रहा हूं पूरा बोर्ड, इधर वाला वो क्वेश्चन छोड़ूंगा एक सिर्फ, है ना आपके पास में। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, देखो बाकी क्वेश्चंस इसके अंदर और भी हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपका जो मुलाकात कराऊंगा संभवतः अगली वीडियो में ही कराऊंगा, क्योंकि ये अभी मुझे लग रहा है 40-45 मिनट हो ही चुके हैं करते करते। चलिए दूसरा सवाल करते हैं, फिर पढ़ते हैं। दी गई आकृति, एक आकृति दी गई, मैं यहां हल कर रहा हूं क्वेश्चन को, है ना। सॉरी भाइयों, तो हमारे पास एक आकृति है दिस वन, और इस आकृति के अंदर ये वाला पॉइंट ए कहा है, इसको बी, इसको सी कहा है, और ये बीच में फिर वही लाइन DE बना दी उसने। और सवाल में कहा गया, देखो अगर संख्यात्मक प्रश्न है हल करने, देखो उत्पत्ति दिया है, सिद्ध करना, ये सब चीजें किस तरीके के सवालों में करना है, जैसे अभी लैंग्वेज में लिखा हुआ सवाल था, उसके अंदर कुछ अता पता था ही नहीं। समझ में आ रही है बात। तो कथन से ही हम चीजें निकाल रहे थे, तो वहां पे लिखना जरूरी होता है कि क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, क्या कोई रचना करनी पड़ी है वो लिखना पड़ेगा, जो भी है। लेकिन जिस तरीके का सवाल आपके सामने ये लिखा है, इसमें संख्यात्मक मान भी दिए हैं, आपको सिर्फ जैसे नॉर्मल एक क्वेश्चन होता है वो करना है, तो आपको फिर हल लिखना है खाली, और कुछ नहीं करना है। तो हमें क्या कहा है, DE समांतर है ना, क्योंकि हमें कहा गया है कि जो DE वो समांतर है किसके, BC के। इसका मतलब जब DE समांतर BC के, तो ये भी कंडीशन लग जाएगी और ये भी कंडीशन लग जाएगी। देखना ये कि कौन सी लगानी है। AD/DB दिया है, ठीक है, नहीं चल लिखना चाहो लिख दो, ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी। दिया है DE समांतर है इसके, और तथा एक चीज और दी है हमें, क्या, AD/DB बराबर आ जाएगा आपके पास कितना, 3/5 के। यदि AC 4.8 हो, AC मीन्स दिस इज ये वाली 4.8 हो, पूरी की पूरी यहां से यहां तक की 4.8, ठीक है मेरे भाई। ओके, तो मेरे को निकालनी है AE कितनी होगी। अब जिसको निकालना है इसको मान लो, सपोज इसको x मान लो, तो माना जो AE है उसको मैंने x सेंटीमीटर मान लिया। ओके, अब देखो हमें पता है चूंकि DE जो है वो समांतर है BC के, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि AD बटे ये वाला कंसेप्ट DB बराबर होगा AE बटे EC के, है ना। अब ध्यान दो, अगर ये पूरी AC है तो EC कितनी बचेगी, EC कोई बता सकता है क्या, मेरे अच्छे बच्चे बता पाएंगे जो पढ़ते हैं। ये पूरी आपके पास में 4.8 है, 4.8 में से अगर मैं x घटा दूंगा तो निकल आएगी ना, चेक कर लो, लगाओ दिमाग। इस पूरी में से अगर ये घटा दूंगा तो नीचे वाली आ जाएगी ना, बस हो गया काम। अब देखो AD/DB हमें दिया है 3/5 बराबर AE कितना है, AE हमने मान लिया है x बटे, ये हमने 4.8 माइनस x मान लिया। ब्रज गुणा करो आंसर पाओ, ब्रज गुणा का मतलब ब्रज वाले को बुला लो, इसकी गुणा इधर 3 × 4.8 माइनस x बराबर 5x, ठीक है। इसके अंदर गुणा हो, 3 × 8 24 का 4 का ऐसे लगे तो 3 चौक 12 और 2 14 है ना, 0.1 के बाद लग जाएगी, और माइनस के 3x बराबर 5x, ठीक है। x वाले पोर्शन को उधर भेज दो, समीकरण बन गई 14.4 बराबर आ जाएगा 5x + 3x, या हम लोग कहेंगे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8x बराबर हो जाएगा 14.4, या x बराबर जाएगा 14.4 बटे 8, है ना। तो जब इसे काटेंगे हम लोग तो पहले तो 2 से ही काट लो, 4 से काट लो, 4 तिया 12 और दशमलव और 4 चौक 24 और 4 दूनी 8, इसे काट लो, 2 एकम 2, 1.8, x का मान आ गया 1.8 सेंटीमीटर, चेक कर लो, इतना ही आपका आ जाएगा, 1.8 सेंटीमीटर आपका ये मान आ जाएगा, ठीक है। आंसर देख लूं जरा मैं भी एक बार, आंसर एक बार देख ही लेना, हाँ बिल्कुल सही है 1.8। तो आई थिंक ये सवाल हैं, और ऑन द बेसिस, किस बेस पर हैं, थेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय पे, ठीक है।
कुछ और सवाल और करेंगे हम लोग, 6-7 सवाल इसके अंदर बनते हैं, वो पूरे मैंने नोट किए हैं, उनको मैं कराऊंगा, बट संभव नहीं है कि इस वीडियो में करा पाऊँ, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जल्दी ही आपके सामने होगी। धन्यवाद।